अस्पताल के बेड पर अपनी 21 साल गैर शादीशुदा हमसाया लड़की को नहायत जख्मी हालत में देखा तो हैरान रह गई कि वो बिल्कुल अकेली थी और इसके साथ इसके घर में से कोई भी मौजूद ना था। थोड़ी देर बाद मैंने इसके पास एक फैशनेबल अनजान औरत को नर्स की मुट्ठी में पैसे देते देखा तो हैरान रह गई कि ये माजरा क्या है। जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी जिंदगी से तल्लक रखती है, मैं इन्हीं की ज़बानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। इन दिनों मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। हम 3 बहनें और एक भाई था। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजम थे। इनकी तनख्वाह अच्छी थी और हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा था। मेरी छोटी बहन फरवा भी मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन वो मुझसे 1 साल जूनियर थी। हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थी। एक रोज मेरी बहन ने मुझसे कहा मेरे दोस्त की अस्पताल में दाखिल है और मैंने इसकी अजादत को जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। जो मैं और मेरी बहन इसकी बीमार सहेली की अजादत को अस्पताल गई। जब हम वापस लौट रही थी तो वहां एक वार्ड में हमने रोजीना को देखा, एक बेड पर मौजूद पाया। रोजीना की हालत बहुत बुरी थी और वो बिल्कुल अकेली थी, यानी इसके घर वालों में से कोई भी इसके पास ना था। बताती चलूं कि रोजीना हमारे हमसाए में रहती थी और तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी। रोजीना जैसी अच्छी भली सूरत लड़की कि ये हालत देखकर हम शशदर रह गए। हम इसके पास जाना चाहते थे ताकि दरियाफ्त करें कि वो यहाँ कैसे, मगर नर्स ने हमें इसके पास न जाने दिया कि ये मुलाकात का टाइम नहीं है, डॉक्टर राउंड पर आने वाले हैं। खैर हम दिल में कई सवाल लिए बोझल दिल के साथ घर आ गए। घर आकर हमने अम्मी को बताया कि पड़ोसी कुदूस साहब की भांजी अस्पताल में दाखिल है। इसकी हालत काफी बुरी थी, मगर कोई इसके पास नहीं है। कुदूस साहब की बेगम को भी अस्पताल जाते वक्त हमने अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाते देखा था। अम्मी भी कुछ हैरत सदा हो गई और कहने लगी मैं कल अस्पताल इसका पता करने जाऊंगी। जो अगले रोज मैं और अम्मी इसे देखने अस्पताल गए। रोजीना एक यतीम और मस्कीन लड़की थी जिसके वालिदैन एक हादसे में वफात पा चुके थे और वो अपने छोटे भाई के साथ मामू ममानी के पास रहती थी। हमें चूंकि इसकी हालत जार से भी वाकफियत थी। जब मैं और अम्मी वार्ड में गए तो हमने देखा वो जख्मी थी। इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पट्टियां बंधी थी जिन पर अभी भी खून के बड़े बड़े से धब्बे मौजूद थे और इसके चेहरे पर रूहानी कर्ब से तकलीफ के आसार बहुत नुमायां थे। इसका रंग जर्द पड़ चुका था और आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के इसके हुस्न को मांद कर रहे थे। वो बेबसी से यूं इधर उधर देखती थी जैसे मरीजों से मिलने आने वाले लोगों से, अस्पताल वालों से, हत्ता के दरो दीवार से कुछ कहना चाहती हो, मगर जैसे किसी खौफ ने इसकी जुबान बंद कर रखी थी। इसकी आंखों की ढेले बेचैनी से मतरक थे। हमने इसकी ये हालत के बारे में पूछा तो वो कुछ भी ना बता पाई। अभी मैं इस आंखों वाली लड़की के दुखों के बारे में सोच ही रही थी कि इसकी मुमानी वहां आ गई। हमें वहां पाकर उन्होंने खुशदिली से बात की। वैसे भी वो काफी खुश इखलाक किस्म की औरत थी। मैंने इनसे पूछा आंटी क्या हुआ है रोजीना को। वो कहने लगी बेटी अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लाकर दिखाने को कहा था। डॉक्टर की ड्यूटी का टाइम खत्म होने वाला है, कहीं वो चला ही ना जाए, फिर ये कल पर पड़ जाएगा। मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी। और फिर वो वहां से रुखसत हो गए। हम कुछ देर रोजीना के पास ठहर कर वापस आ गए क्योंकि वो हमें कुछ भी ना बता पाई थी। शायद कि इस बेचारी में बोलने की सकत ना थी या फिर वो खौफजदा थी। मुझे अब करीब लग गई थी कि आखिर इस बेबस और मासूम लड़की को हुआ क्या है, जबकि अब तो वो अपने मामू और ममानी की भी मोहताज ना रही थी। लेकिन मुझे भी असल हाल कौन बताता। बेशक वो रहती अपने मामू ममानी के पास थी और इनके साथ अच्छा सलूक करते थे, लेकिन वो अपने और अपने छोटे भाई के अखराजात बर्दाश्त करने की खातर एक दवाइयों की कंपनी में बतौर पैकिंग गर्ल मुलाजमत करती थी। एफए तक ही वो तालीम हासिल कर पाई थी और इसके बाद इसने ये मुलाजमत कर ली थी। वालिदैन के इंतकाल के बाद जब इन दोनों बच्चों का इस दुनिया में कोई ना रहा तो रिश्ते के मामू कुदूस साहब ने जो हमारे पड़ोस में रहते थे इन बच्चों को अपने घर बना दे दी। ये बच्चे इनकी बीवी का घरेलू कामकाज में भी हाथ बटाते थे, जिसके अवज मामू ने इनको स्कूल में दाखिल करवा दिया था। जब रोजीना ने एफए कर लिया तो आगे पढ़ाई करने का ख्वाब तर्क कर दिया
और अपने भाई का सहारा बनने की ठानी। 3 साल दवाइयों की कंपनी में मुलाजमत करने के बाद रोजीना अब काफी थकन का शिकार रहने लगी थी, क्योंकि ये कंपनी आबादी से काफी दूर थी और इसे रोज 2 बसें बदलकर वहां जाना पड़ता था। वो बेचारी एफए पास थी, तो तनख्वाह तो कम ही मिलती थी और तरक्की भी नहीं हो सकती थी। लिहाजा इसने अपने मामू से मशवरा किया कि वो ये नौकरी छोड़ना चाहती है, क्योंकि एक तो कंपनी बहुत दूर है, काफी पैसे तो मेरे किरायों पर ही लग जाते हैं, दूसरा कि मैं इतना सफर करके थक जाती हूँ। यूं उन्होंने इसको शहर के किसी नजदीकी ऑफिस में मुलाजमत की इजाजत दे दी। इसने इस कंपनी का इश्तिहार अखबार में पढ़ा था और फिर अगले रोज वहां इंटरव्यू देने चली गई। रोजीना चूंकि खूबसूरत और नफीस उम्र की मासूम सी लड़की थी, इसे इंटरव्यू के बाद रख लिया गया। तनख्वाह भी अच्छी थी और ऑफिस ज्यादा दूर भी ना था। वो कुछ दिन वहां जाती रही, लेकिन इसके मामू ने पता ना किया कि किस कंपनी में और कहाँ इसे मुलाजमत मिली है। शुरू में वो शाम 5 बजे तक घर आ जाती थी, मगर फिर रात 8 बजे और फिर 9 बजे तक आने लगी। तो ममानी को कुछ तशवीश हुई। आखिर उन्होंने एक रोज इससे बात पर्स की, तो रोजीना ने बताया कि कुछ दिनों से इसका बास इसको अपने कमरे में बैठा लेता है, क्योंकि इसने इसको अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब कर लिया है और तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया है। अब वो इसके फोन अटेंड करने की ड्यूटी बचा लाती है। लिहाजा जब तक बॉस ऑफिस में रहता है, इसको भी वहीं मौजूद रहना पड़ता है। वो इसे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं देता, तभी मजबूरन इसे देर तक रुकना पड़ता है। यूं फिर घर आते आते भी ताखीर हो जाती है, क्योंकि इसके बॉस ने इसकी तनख्वाह ज्यादा कर दी थी, जो कि आम किसी की भी जगह पर मुलाजमत पर इसके लिए हासिल करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए वो अब ये मुलाजमत छोड़ना नहीं चाहती थी। जब रोजीना को पहली तनख्वाह मिली, तो इसने आधी खुद अपनी तनख्वाह अपने पास रखी और आधी अपनी मामू के हाथ पर रख दी। अगले माह भी इसी तरह वो अपनी आधी कमाई अपने पास रखती और आधी अपने मौसनों को देने लगी। वो अब इतनी सारी रकम लेकर खुश रहने लगे। रोजीना की इज्जत घर में बढ़ गई और उन्होंने लड़की पर से रोक टोक खत्म कर दी। इनके दिल में भी जैसे अब लालच बढ़ता जा रहा था। इन्हें अब रोजीना से नहीं बल्कि इसकी कमाई से गर्ज हो गई थी। एक रोज रोजीना हस्बे मामूल ऑफिस तो गई, मगर वापस ना आई। इसको गायब हुए 2 दिन गुजर गए थे। मामू मुमानी को तशवीश हुई और अब अपनी गफलत का एहसास हुआ कि जिस बच्चे को पनाह दी, अपने घर रखा, पाला पोसा, इससे इस कदर गाफिल हो गए कि ये तक पता ना किया कि कहाँ जाती है, कहाँ और कैसी मुलाजमत करती है। अब वो इसके बारे में किससे पूछते और कहाँ ढूंढते। वो इसी गुम में थे कि तीसरे रोज इसके मामू को एक नर्स का अस्पताल से फोन आया कि आपकी अजीजा यहाँ अस्पताल में दाखिल है, फलां वार्ड में आ जाइए। मामू कुदूस और ममानी गए, तो वो नर्स जो रोजीना के पास थी, इसने बताया कि एक औरत आई थी, जिसने अपना तारफ तक करवाना मुनासिब ना समझा। सिर्फ इतना कहा कि इसको ये लड़की जख्मी हालत में मिली थी, इसकी टांग में फ्रैक्चर था और ये सड़क किनारे पड़ी थी। ये बेहोश थी, इसलिए मैं इसे अस्पताल ले आई हूँ। इस औरत से लाख हमने इसका नाम और फोन नंबर मांगा, मगर इसने ना दिया और वो चली गई। जब इस लड़की को खुद होश आया, तो इसने ही मुझे आपका नंबर दिया। ये लड़की हमें भी नहीं बताती कि इसके साथ क्या हुआ है। अब आप खुद इससे पूछ लें, अगर आपका नंबर ना देती तो शायद हमें पुलिस को इत्तला करनी पड़ती, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले से दूर रखा गया है। अब आप जो मुनासिब समझे करें। मामू मोमानी खुद हैरान और परेशान थे कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। अब वो बारी बारी अस्पताल में इसके साथ रहते थे। पता नहीं रोजीना ने मामू को क्या बताया। बहरहाल वो ठीक हो गई, तो कुदूस साहब इसको अस्पताल से घर ले आए। रोजीना को घर लाने से कबल एक बार और भी मैं और अम्मी इसकी अयादत को अस्पताल गए थे। इस वक्त इसके पास कोई भी मौजूद नहीं था। मामू अपने ऑफिस और मोमानी घर आ गई थी। हमें देखते ही इसकी मायूसी और बुझी हुई आंखों में चमक पैदा हो गई। यकीनन इस दिन वो हमें बता देती कि इसके साथ क्या हुआ था। अब की बार इसने लब खोले ही थे कि एक मेकअप ज़दा नर्म चेहरे वाली औरत वार्ड में दाखिल हुई और फिर वो इसकी तरफ आ गई। वो औरत कुछ देर तक नर्स से बात करती रही,
फिर इसने रोजीना की तरफ इशारा करते हुए कोई बात नर्स से कहते हुए इसकी मुट्ठी में कुछ रकम दी और फिर वहां से चली गई। लेकिन मैंने नोट किया कि इस औरत को देखते ही रोजीना का रंग उड़ गया था और इसकी बुझी आंखों की चमक जो हमें देखकर ओझ कर आई थी, फौरन ही खौफ के अंधेरों में डूब गई। हमारा ख्याल था कि शायद इस वजह से वो इसकी कार से टकराकर वो सड़क पर गिरी थी, इसलिए खौफजदा है। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि वार्ड का मुलाजिम आ गया और कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। हमें वहां से आना पड़ा और मैं रोजीना के दिल की वो बात ना सुन सकी जो वो मुझे कहना चाहती थी, और वो इसके दिल में ही रह गई। इसके बाद हमें इस पुरस इसरार हालात की जुस्तजू ही रही जिसके तहत रोजीना इस हाल को पहुंची थी। लातादाद सवालात जहन में थे जिनके जवाबात से किसी ने आगाह ना किया। नहीं मालूम वो 2 रोज तक कहाँ गायब रही, कैसे जख्मी हुई, इसको अस्पताल में किसने दाखिल करवाया, और वो पुरस्कार औरत कौन थी जिसकी एक झलक हमने देखी थी और जिसको देखकर रोजीना खौफजदा हो गई थी। और इस औरत ने आखिर नर्स को इतनी रकम क्यों दी थी? घर आकर भी हम इसने हमेशा अपनी किसी सहेली को कुछ न बताया। न जाने इसकी क्यों जुबान गंग हो गई थी। इसके मामू मुमानी ने भी हर बात को दिल में दबा लिया और इस राज पर पर्दा डाल दिया। इस राज पे कि इस लड़की पे क्या गुजरी है। बस यही कहते थे कि एक हादसा हो गया था, शुक्र करते हैं कि ये वापस मिल गई है और आगे भी अल्लाह इसे जिंदा सलामत ही रखे। मजीद चर्चा हम क्या करें कि बेटियां तो घर की इज्जत होती हैं, खुदा हर किसी की बेटी की हिफाजत करे। एक बार मेरे वालिद साहब ने कुदूस साहब को खरीदने की कोशिश की थी। कहा कि अगर आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने जवाब दिया, भाई साहब बराए मेहरबानी इस बात को भुला दो, इसी में हमारी बेहतरी है। अगर हमने बात को हवा दी तो ये हमारे और हमारी बांजी के हक में अच्छा नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि जुल्म करने वाले हमेशा बाअसर होते हैं और इनके हाथ लंबे होते हैं, जबकि हम सफेद पोश लोग हैं। हमारे लिए तो यही बहुत है कि हमारी लड़की हमें मिल गई है और हम रसवाई से बच गए हैं। कुदूस साहब का ये जवाब सुनकर वालिद साहब खामोश रह गए। कुछ दिनों बाद ही कुदूस साहब जो बरसों से हमारे पड़ोसी थे, अचानक घर बेचकर कहीं और जा बसे और फिर इनसे हमारा राब्ता ना रहा। रफ्ता रफ्ता हम भी अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए और रोजीना के किस्से को भी भूलने लगे। एक रोज मेरी एक पुरानी क्लास फेलो मुझे सदर बाजार में मिली और वो एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी। सलाम दुआ के बाद जब मैंने इससे पूछा कि किधर जा रही है तो इसने बताया कि वो अस्पताल में अपनी एक कोलीग की इजाजत करके आ रही है। मैंने कहा अच्छा, इस वक्त तो चूंकि हम दोनों जल्दी में थे, मैंने इससे कहा कि किसी वक्त मेरे घर आना फिर बातें करेंगे। मैंने इसको अपना फोन नंबर और घर का पता लिख कर दिया। बहुत दिन गुजर गए मगर इसका फोन ना आया। फिर एक रोज वो हमारा घर ढूंढती अचानक हमारे घर आ गई। हम मुद्दत बाद मिले थे, लिहाजा दोनों बहुत खुश हुई। वाकई किसी दरीना दोस्त के मिलने से एक अनोखी सी खुशी होती है। मेरी बहन फरवा चाय बनाकर ले आई। मैं और राबिया सुकून से बैठकर बातें करने लगी और गुजरे दिनों की यादें ताज़ा करने लगे। बातों बातों में मैंने इससे पूछा कि तुमने हमारे घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसने बताया कि असल में हमारे पड़ोस में कुछ अरसा कबल नए लोग आए थे। इनकी लड़की से मेरी काफी दोस्ती हो गई थी। वो काफी खूबसूरत और अच्छी लड़की थी, मगर अफसोस अब इसकी वफात हो गई है। इसकी वफात पर मैं काफी दिनों तक उदास रही थी, इसी वजह से जल्द तुमसे ना मिल सकी। इसने लड़की का नाम रोजीना लिया तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्या वो कुदूस साहब की भांजी तो नहीं जिसका तुमने जिक्र किया है? वो बोली, हाँ हाँ, कुदूस साहब ही इनका नाम है। मगर तुम इसको कैसे जानती हो? मैंने बताया कि वो लोग पहले हमारे पड़ोस में रहते थे मगर फिर मकान फरोख्त करके चले गए। रोजीना से मेरी भी काफी दोस्ती थी। मैंने तजस्सुस से पूछा क्या हुआ था इसे। पहले भी एक बार वो अस्पताल में दाखिल हुई थी मगर हमें नहीं पता था कि इसके साथ हुआ क्या है। वो कहने लगी, पहले का वाकया इसने मुझे बताया था क्योंकि वो मेरे पास आया करती थी। मेरी और इनकी एक दीवार थी। मैं भी कभी कभार इसके पास चली जाती थी।
पहले वाला वाकया ये हुआ था कि बेहतर मुलाजमत की तलाश में वो एक प्राइवेट कंपनी के बिजनेस ऑफिस में मुलाजिम हुई थी। दरअसल वो बॉस को पसंद आ गई थी, तभी तनख्वाह इतनी ज्यादा ऑफर की गई कि वो खुश हो गई। लालच में इसने कुछ भी ना सोचा और फौरन मुलाजमत कबूल कर ली। लेकिन इसके बॉस की इस बार नीयत अच्छी ना थी। ऑफिस टाइम के बाद भी वो इसको अपने कमरे में बैठाए रखता था और वो बेवकूफ न तजर्बाकार अपने बॉस को खुश करने की खातिर इसका दिया हुआ ख्वामखा का काम भी मेहनत से करती रहती, ताकि ये साबित कर सके कि वो मेहनती और मौजू वर्कर है और ज्यादा तनख्वाह की अहल है। एक रोज जब वहाँ ऑफिस में सबको छुट्टी हो गई तो सिर्फ बॉस बाकी रह गया, क्योंकि अमले के तकरीबन सभी लोग घर चले गए थे। बॉस ने ऑफिस से किसी को फोन किया और कुछ देर में वो लोग आ गए। बॉस ने रोजीना को बताया कि वो इन लोगों के साथ कहीं मीटिंग पे जा रहा है, लिहाजा इसने रोजीना को भी साथ आने को कहा और कार में ये कहकर बैठा लिया कि तुम्हें भी तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि अब काफी देर हो गई है, तुम अकेली कहाँ जाती फिरोगी। लेकिन वो सब लोग इसे कहीं और ले गए। 2 दिन तक वो चार लोग इसकी इज्जत को अपने कदमों तले रोनते रहे। आखिर तीसरे रोज किसी तरह इसको वहां से भाग निकलने का मौका मिल गया। ताहम पास के आदमियों ने इसका ताक़ुब किया ताकि इसको पकड़ ले, लेकिन ऐन इसी वक्त सड़क के बीच एक कार की टक्कर से वो गिरकर जख्मी हो गई। कार में एक मर्द और औरत सवार थे। वो कार से निकले तो ताक़ब करने वाले इनको देखकर भाग गए। वो लोग जख्मी लड़की को अस्पताल ले आए, मगर वो खुद इस मामले में मुलव्वस नहीं होना चाहते थे। चंद दिन बाद इन मियाँ बीवी की बैरूनी मुल्क फ्लाइट थी। वो रोजीना को अस्पताल पहुंचाकर गुम हो गई कि कहीं फंस ना जाए, और फिर होश आने पर रोजीना ने ही नर्स से अपने मामू को फोन करवा दिया था। इस तरह वो बेचारी घर लौट सकी। ताहम 2 दिन इस पर इन सफा का याश लोगों ने क्या जुल्म नहीं ढहाया था, इस बारे में इसने अपनी ममानी के अलावा किसी को आगाह न किया था, और फिर उन्होंने भी अपनी इज्जत की खातिर चुप साध ली थी। इस मासूम लड़की के साथ जो हुआ, इसको ज़ब्त तहरीर में लाना ज़रूरी भी नहीं, क्या लाकाने रा इशारा काफ़ी अस। लेकिन बाद का वाक़या जो हुआ वो भी कुछ कम दिलखराश नहीं है। इन दिनों वो मामू मुमानी के घर ही रहती थी। राबिया ने बताया कि एक रोज़ इसने मुझसे कहा कि मैं बेरोज़गारी से तंग आ गई हूँ। मामू मुमानी का सलूक भी अब पहले जैसा नहीं रहा। बेहतर है तुम मुझे इस स्कूल में हेल्पर टीचर लगवा दो, जहाँ तुम भी पढ़ाती हो। मैं 4 पैसे कमा लूंगी तो अपने भाई के तालीमी अखराजात पूरे कर सकूंगी। मैंने अपनी हेडमिस्ट्रेस से बात की, उन्होंने कहा एक एफए पास को हेल्पर भी कैसे रखूं, यहाँ तो बीए एमए पास मुलाजमत के लिए मिन्नतें करती हैं। बहरहाल मेरे हालात बताने पर उन्होंने इसे छोटी क्लास को पढ़ाने के लिए एक परमानेंट टीचर के साथ हेल्पर रख दिया। कुछ दिनों बाद फिर ये वाकया पेश आ गया कि हम हैरत में डूब गए। पता चला कि इसकी मेहमानी मैके गई हुई थी। वो घर में अकेली थी और किचन में खाना बना रही थी कि इसके दुपट्टे में आग लग गई और वो जल गई। मेरी निगाहों में इसका काबिले रहम चेहरा घूम गया जो मैंने अस्पताल के बिस्तर पर देखा था। राबिया ने बताया कि पुलिस आई थी, लेकिन कुद्दूस साहब ने भांजी की लाश पुलिस से हासिल करते ही इसको इसी शब अजरत में दफना दिया था। हम भी इनके घर गए थे, लेकिन इसकी मुमानिन ने इतना बताया कि मैं और बच्चे मैके गए हुए थे। घर में सिर्फ मामू और भांजी थे जब इसे आग लगी। मेरे शोर दौड़ कर गए और आग बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर कोशिश के बावजूद वो रोजीना को न बचा सकी। नहीं मालूम वो औरत सच कह रही थी कि नहीं, क्योंकि मुआयने के दौरान ना तो मामू के हाथों पर जलने से कोई निशान नजर आए और ना ही इनका कोई कपड़ा जला हुआ मिला। पुलिस अफसर को बुनियादी तौर पर कुद्दूस साहब का बयान जरूर मशकूक मालूम हुआ, लेकिन कोई सबूत न होने पर इसने शुबात को पसे पस्त डाल दिया। ताहम हम पड़ोसियों का रवैया अजीब रहा। इनमें से कोई भी कुद्दूस साहब के घर इनकी भांजी की ताजियत को न गया। न जाने ये करीबी पड़ोसी किस किस्म की शक व शुबहात में गिरफ्तार थे। राबिया का कहना था कि हम सब सोचते थे रोजीना को जब आग लगी न जाने इसने आवाज क्यों नहीं निकाली। किसी ने इसकी कोई हल्की सी चीख भी नहीं सुनी। अलबत्ता मरने से चंद घंटे कबल मेरा छोटा भाई कुदूस साहब के घर कुछ देने को गया तो इसने बताया कि इनके घर के अंदर से रोजीना के भलक भलक कर रोने की आवाज आ रही थी।
वो तभी बगैर दर बजाए ही घर लौट कर आ गया। इसने अम्मी को बताया, मगर अब्बू ने अम्मी को इस वक्त इनके घर ना जाने दिया कि इनकी घर के मामलात में भला हमें टांग उड़ाने की क्या जरूरत है। काश मेरे अब्बू अम्मी को इस वक्त इनके घर जाने देते। मुमकिन है जब इसको आग लगी वो इस वक्त अकेली हो और इसके मामू घर बाद में आए हो। वो कहने लगी, काश मेरी अम्मी इस गरीब का आखिरी दुख तो सुन लेती। राबिया ने अफसोस से कहा, सच है हमारे इर्द गिर्द के लोग भी संगदिल होते हैं। कोई कितनी ही तकलीफ या मौत और जिस्त की कश्मकश में गिरफ्तार हो, तब भी सर्द दिल लोग अपनी आरामगाहों से बाहर निकलकर नहीं देखते कि किसी पर क्या बीत रही है। मुझे राबिया की जुबानी रोजीना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ था। रोजीना की दर्दनाक मौत ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया था। मैं अब भी इनके घर न जा सकी क्योंकि राबिया ने बताया कि वो लोग अब हमारे पड़ोस से भी घर तब्दील करके कहीं और जा बसे हैं। क्योंकि पड़ोसियों के मुंह पर तरह तरह की बातें अभी तक थी। कोई कहता ये इनकी सकी भांजी ना थी इसलिए इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। कोई कहता दुखी लड़की ने मायूसी के आलम में खुदसोजी कर ली। कोई पड़ोसन कहती कि वो खुद से नहीं जली, वो मार दी गई है। और बाद में इन लोगों ने इसको जला दिया और पुलिस को बयान दे दिया कि इत्तेफाक से जली है। अगर इत्तेफाक से जली होती तो चीखो पुकार करती इसकी आवाज तो किसी ने सुनी होती। वल्लाह इलम, इंसान जब बदगुमानी पर आते हैं तो वो फरिश्तों को भी नहीं बख्शते। कुदूस साहब तो फिर इंसान थे। दुआ है कि अल्लाह किसी के बच्चों को यतीमी के दुखों से दूचार ना करे, वरना रिश्तेदारों के घर यतीम बच्चों का पलना भी एक आजमाइश से कम नहीं है। मजीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।